Hello students. Students, in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में है कि ब्लैक सी के थ्रू जो ग्रेन्स का जो सप्लाई होता है यूक्रेन के द्वारा, उस ग्रेन्स को सप्लाई को इंटैक्ट रखने के लिए, उस सप्लाई को कंटिन्यूस रखने के लिए ये जो डील है वो ब्रोकर आउट की गई थी टर्की एंड यूनाइटेड नेशन के द्वारा रसिया के साथ में, कि जब 2022 के समय जब रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, तो उस इनिशियल फेज में अटैक किया गया। उसके बाद में जो जून एंड जुलाई का जो मंथ है 2022 के अंदर, उस समय ये जो डील्स है उसको ब्रोकर आउट किया गया कि जो ग्रेन्स हैं, कि जो यूक्रेन के जो ग्रेन्स हैं, जो भी वहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो सप्लाई है वो कंप्लीटली इंटैक्ट रहे, कंटिन्यूअस रहे। इसी की वजह से ये जो ग्रेन इनिशिएटिव है इसको यहाँ पे डील के अंदर लाया गया। स्टूडेंट्स, उस डील का मेन प्रोविज़न ये थे कि रसिया के द्वारा जो यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं, यूक्रेन के जो बेसिकली ऐसे वहाँ से जो शिप्स के थ्रू या कार्गो के थ्रू जो यहाँ पे सप्लाई होना है ग्रेन्स का, उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा इन पोर्ट्स के ऊपर में, और जो शिप्स हैं, जो कार्गो को ले जाने वाली जो शिप्स हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। रसिया के द्वारा ऐसा प्रॉमिस किया गया था। बट इसी साल स्टूडेंट्स जून जुलाई के समय इस डील को यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रोकर आउट किया गया, इसको कम्प्लीटली एंड कर दिया गया रसिया के द्वारा। और आप देखिए यूक्रेन का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है ओडेसा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया रसिया के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है और क्यों न्यूज़ के अंदर में थी। टर्की एंड यूनाइटेड नेशन, जो तुर्कई हैं, जिन्होंने अपना नाम भी चेंज किया था 2022 के समय, तुर्कई इन्होंने अपना नाम किया है। तो टर्की एंड द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जो डील है वो ब्रोकर आउट की गई थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्रेन का जो ग्रेन्स है वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से कंट्री हैं जो यहाँ पे प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं यूक्रेन से। तो सबसे ज़्यादा एक तो टर्की के द्वारा ग्रेन्स खरीदे जाते हैं, तुर्कई के द्वारा जो ग्रेन्स है वो यहाँ पे खरीदे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्पेन है, स्पेन कहाँ पे सिचुएटेड स्टूडेंट्स? अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे एक आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला के दो पार्ट हैं, दो कंट्री हैं। एक आपको पुर्तगाल देखने के लिए मिलेगा और ये यहाँ पे स्पेन है। स्पेन के इसी कॉर्नर के अंदर जो सेक्शन है उसको बोलते हैं कैटेलोनिया, जहाँ पे एक बार अलग से देश बनाने की मांग भी चली थी 2017 के समय, कि कैटेलोनिया के द्वारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट किया जाता था और कैटेलोनिया के द्वारा कहा गया कि हमको अलग से जो नेशनहुड है या ऑटोनोमस है जो दे दिया जाए, क्योंकि रेवेन्यू हमारा है, बाकी पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर वो यहाँ पे स्पेंड होता है। इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, कौन से स्टेट से? तो दैट इज़ महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें ब्लैक सी के बारे में स्टूडेंट, तो ब्लैक सी के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वहाँ के जो स्टेट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के पर्पज से, वो आपको यहाँ पे ब्लैक सी के बारे में पता होना चाहिए। एक तो ब्लैक सी बेसिकली इनलैंड सी है स्टूडेंट, इनलैंड सी है। तो मेजर इनलैंड सी होने की वजह से इसको ऑक्जाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्जाइन बेसिकली मेजर इनलैंड सी है। मेजर इनलैंड सी होने के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है उसके जो जो ब्लैक सी है, इसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, सराउंडिंग एरियाज़। तो एक तो आपको इसका जो ब्लैक सी है उसका आपको एक इस तरीके से जो साइज है उसके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप ये देखना कि ये बेसिकली अलग से सी है, ये जो पार्ट है वो है क्रीमिया, अब ये जो क्रीमिया है ना, क्रीमिया को 2014 के समय जो रसिया है उसके द्वारा अनेक्स कर लिया गया था। ये है बेसिकली सी ऑफ अजोव, यहाँ पे इस पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा यूक्रेन, यहाँ पे कंप्लीटली है रसिया। थोड़ा मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्रीमिया जो लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए
कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा रसिया, यहाँ पे है रसिया, इस पार्ट के अंदर है यूक्रेन, इस पार्ट के अंदर है यूक्रेन। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस छोटे से पार्ट के अंदर आपको मिलेगा जॉर्जिया, जो जॉर्जिया नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे है। ये कम्प्लीटली जो एरिया है, ये जो कम्प्लीटली एरिया है ये टर्की का है, ये जो कम्प्लीटली एरिया है ये टर्की का है। इसके अलावा जो बुल्गारिया है, जो रोमानिया है, ये आपको इस पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे है रोमानिया और यहाँ पे बेसिकली बुल्गारिया है, और यहीं पे जो टर्किश स्ट्रेट है, टर्किश स्ट्रेट जिसके अंदर 3 स्ट्रेट हैं, उन तीनों स्ट्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बोस्पोरस है, मरमरा है, मरमरा जो स्ट्रेट है वहाँ पे जो मेडिटेरियन से कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी को, ब्लैक सी को जो मेडिटेरियन पार्ट है ना उससे जो कनेक्ट करते हैं। तो उस टर्किश स्ट्रेट के अंदर में जो पार्ट के अंदर आते हैं, एक दर्द डेनेलिस नाम का जो स्ट्रेट है, एक तो वो है दर्द डेनेलिस नाम का जो स्ट्रेट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट है। मरमरा जो स्ट्रेट है ये टर्किश स्ट्रेट का पार्ट है, इसको कम्प्लीटली टर्किश स्ट्रेट भी कहा गया है। अब ये देखें, हमने देखा था कि यहाँ पे क्रीमिया है जिसको रसिया ने 2014 के समय 15 के समय अनेक्स किया। रसिया को G7 से उसके बाद में निकाल दिया गया, G7 में इसको नहीं बुलाया जाता है उसके बाद में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो बेसिकली सी ऑफ अजोव है, ये जो सी ऑफ अजोव है, इस सी ऑफ अजोव को कौन कनेक्ट करता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सी ऑफ अजोव को जो कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट। तो दिस इज ऑल अबाउट द दैट ब्लैक सी के बारे में है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि टर्की के द्वारा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में जो ब्रोकर आउट किया गया था यूएन के साथ मिलके। अब रसिया के द्वारा ओडेसा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया, यहाँ पे ओडेसा पोर्ट सिचुएटेड है यूक्रेन का, ओडेसा पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद में मना कर दिया गया कि हमारे द्वारा ये जो ब्लैक सी का जो डील है वो नहीं किया जाएगा। अभी जो टर्की के जो पॉलिटिकल लीडर हैं एर्डोगन, वो वहाँ पे रसिया के लिए गए थे इस डील के रिगार्डिंग में कि डील्स को इनिशिएट किया जाए फिर से यहाँ पे ग्रेन्स की जो सप्लाई है उसके लिए। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। यहाँ पे डिस्कशन ये है कि G20 की मीटिंग जब इंडिया के अंदर होगी तो साइड लाइन के अंदर हो सकता है कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया जाए इंडिया के अंदर मीटिंग के दौरान। इंडियन ऑफिसर्स ने कहा है कि अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट द कि डिप्लोमेटिक जो आंसर्स जिस तरीके से दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग में न्यूज़ है। इंडिया ने इनवाइट किया है, स्पेशल इनवाइट किया है अफ्रीकन यूनियन को। 1963 के अंदर, 1963 का जो समय है उस समय अफ्रीकन यूनियन एग्जिस्टेंस के अंदर आती है स्टूडेंट। बेसिकली उस समय इनका जो नाम था वो यूनिटी नाम यहाँ हुआ करता था इनके साथ में। अफ्रीकन के जो कंट्रीज़ हैं, जो 55 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका एक यूनियन है, उनका एक ब्लॉक है। फिर 99 के समय, जब 99 का समझ आया तो ये अफ्रीकन यूनियन नाम किया गया इसका, एज ए यूरोपियन यूनियन जैसे नाम है उस तरीके से अफ्रीकन यूनियन इसका 99 के समय नाम किया गया। इनका जो हेडक्वार्टर है उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको पता होना चाहिए, एडिस अबाबा नाम की जो जगह है इथोपिया के अंदर, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। और इथोपिया तो आज न्यूज़ के अंदर भी है। जो टर्कीश रीजन हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है। टर्कीश रीजन के अंदर में फिर से कोई जो पुलिस का जो अटैक है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करने के रिगार्डिंग में जो शेरपा स्टैंडर्ड पे जो डील्स की जाती हैं, जो नेगोशिएशंस किए जाते हैं, वो समहाउ यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब मीटिंग के अंदर ही डिसाइड होगा कि यहाँ पे इसको ऐड किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया जाए। जैसे कि G20 के अंदर 19 तो कंट्रीज़ हैं, एक यहाँ पे एक ग्रुप भी है, ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि हो यहाँ पे ऐड किया जाए अफ्रीकन यूनियन को भी। तो हो सकता है कि उसके बाद में G20 का जो नाम है वो चेंज करके 21 कर दिया जाए। वैसे भी 21 सेंचुरी का समय है, तो हो सकता है कि 21 सेंचुरी के रिगार्डिंग में कर दिया जाए। और इंडिया का यहाँ पे बेसिकली पर्पज़ ये भी है कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है,
जो कॉलोनी हुआ करते थे किसी समय में, वहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन है, सेड हिस्ट्री है, उन सब कंट्रीज़ का एक लीडर बन के उभरे इंडिया यहाँ पे मीटिंग के दौरान में। तो इंडिया यहाँ पे बेसिकली इंडिया का टारगेट है कि यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाए मीटिंग के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द अफ्रीकन यूनियन। जो 55 कंट्रीज हैं उसके नाम आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूस वो न्यूज़ के अंदर रहते हैं। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं जो न्यूज़ के अंदर, स्पेशली अभी प्रेजेंट समय में आप देखिए कि अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो प्रेजेंट समय में जो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट है या जो गैबोन का एरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। निगेर है जो ये न्यूज़ के अंदर है, वहाँ पे कूप की वजह से, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू इंडिया ऐड करना चाहता है अपना, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन के एक लीडर के रूप में इमर्ज होने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द आसियान और इंडिया की जो मीटिंग हुई है उसी के बारे में। आसियान के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है काफ़ी बार। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है। 1969 के समय एक कौन सा डिक्लेरेशन आया स्टूडेंट्स? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक, बैंकॉक, ये याद होना चाहिए आपको। ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली बैंकॉक डिक्लेरेशन ये काफ़ी बार डिस्कस किया है लास्ट 2-3 दिन के अंदर में। यहाँ पे मीटिंग इंडिया और आसियान का तो हुआ ही हुआ। आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं उनका तो मीटिंग हुआ ही। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? जकार्ता के अंदर में। 10 कंट्री कौन कौन से हैं? मलेशिया है, बी से क्या याद रखना है? बर्मा है। बर्मा क्या? म्यांमार, पुराना नाम बर्मा है उसका। इसके बाद में बी से ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस के बाद में क्या आएगा? थाईलैंड है, पीटीवी, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। ये 10 कंट्री हैं बेसिकली इसका पार्ट है। म्यांमार के अंदर जो मीटिंग होगी उसको कैंसिल किया गया कि वहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होने की वजह से आन सान सूकी नाम की जो पर्सनैलिटी, जो महिला वहाँ की हुआ करती थी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में, या वहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग उनके द्वारा अगेंस्ट द आर्मी रूल जो आवाज़ उठाई गई थी, उनको 2021 के समय हाउस अरेस्ट कर दिया गया था आन सान सूकी को, कि उनके द्वारा इलेक्शंस के अंदर में बेसिकली क्या किया गया कि कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराए गए। तो इंडिया आसियान की मीटिंग हुई, 10 कंट्री हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये आया। आसियान ये है, जकार्ता के अंदर इनका जो जकार्ता है, जकार्ता के अंदर इनका हेडक्वार्टर भी है आसियान का। तो यहाँ पे 12 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे मोदी जी ने कहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने, कि जो 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स के ऊपर में आसियान इंडिया के रिलेशन एक्सपेंड होने चाहिए। अभी 12 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए कि पोस्ट कोविड के बाद में जो रूल बेस ऑर्डर की बात की गई है, इंडिया आसियान समिट के अंदर भी उसी को डिस्कस किया गया। साइबर सिक्योरिटी है, टेरर फाइनेंसिंग है, इनको कलेक्टिव वे में हम यहाँ पे डील करें। साउथ साउथ के जो कोऑपरेशन है, मल्टीलेटरल फ्लोरा है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। इसके अलावा यहाँ पे यूएन क्लोज की भी बात की गई है कि टेरिटोरियल जो सोवरेनिटी है उसको भी आप रेस्पेक्ट कीजिए। 1982 के समय यूएन क्लोज है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। यूएन क्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग में। ये 5 टाइप के जो सी का जो एरिया है उसको ये डिसाइड करता है। 5 टाइप के जो मेन मैराइन जो जोन्स हैं वो बनाता है। एक बनाता है कि किसी भी कंट्री के आसपास में इंटरनल वाटर का जो टेरिटरी है उसको ये डिफाइन करता है। फिर ये बोलता है कि ये आपका जो टेरिटोरियल वाटर है, ये आपका टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ तक आप अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट कीजिए। फिर कुछ कंटीजियस जोन की बात की गई है। ये कंटीजियस जोन है, कंटीजियस जोन है, कंटीजियस जोन। ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपने रीड करना, अगर आप कंप्लीटली नए स्टूडेंट्स हो तो आपको बुक में जाके इनको रीड करना, और अगर आप सीनियर हो, 1-2 अटैम्प्ट आपने दिए हैं तो आपको ये पता होने चाहिए। 5 टाइप से जो डिवाइड करता है। फिर आता है स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। इसी के रिगार्डिंग में पूरा डिस्कशन होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको हाई सी का जो एरिया है, हाई सी का जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से यूएन क्लोज के द्वारा 5 टाइप से डिवाइड किया जाता है। अभी यूएन क्लोज क्यों न्यूज़ के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि चाइना के द्वारा मैप निकाला गया। तो उनके द्वारा क्या किया गया कि जो साउथ चाइना सी है उसका जो कंप्लीटली पार्ट है, ये जो आसियान के काफ़ी सारे कंट्रीज ने उसको ऑब्जेक्शन किया। फिलीपाइंस नाम का जो कंट्री है उसने तो कोर्ट केस किया है उसके अगेंस्ट में, 2016 में केस किया था साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में। उसके अगेंस्ट में जजमेंट भी आया। आसियान इसमें फिलीपाइंस के ही कंप्लीटली फेवर के अंदर जजमेंट आया था वो।
तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कि चाइना के उस मैप के द्वारा किस तरीके से जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन किया गया है। इंडिया का भी देखिए आप, अक्साई चीन, इवन द हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उन्होंने अपना ही पार्ट मान लिया। नेपाल इस वजह से परेशान है कि नेपाल के द्वारा 2020 के समय, 2019 के समय इंडिया के 3 पार्ट हैं। सगोली जो ट्रीटी है 1828 के समय, अंग्रेजों के समय जो एक ट्रीटी हुई थी, तो उस समय में क्या हुआ कि नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया कि उस समय 3 एरिया ऐसे हैं। 3 एरिया वो कौन कौन से हैं, याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं है तो ये याद रखना। 3 एरिया है, काला पानी, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है इनको। काला पानी है, लिपू लेक है, काला पानी लिपू लेक, और तीसरा है लंपिया दूरा, लंपिया दूरा, काला पानी, लिपू लेक, लंपिया दूरा। तो ये तीनों जो प्लेस हैं, ये तीनों प्लेस नेपाल के द्वारा क्लेम किए गए थे कि इंडिया के पार्ट नहीं है, हमारे हैं। उसके बाद में आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो मैप निकाला गया उसमें इंडिया का पार्ट इनको दिखा दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आसियान की मीटिंग हुई, 12 पॉइंट का प्रपोजल है, जो भी डिस्कशन है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द कन्वर्जन लॉज के रिगार्डिंग में है। कन्वर्जन लॉज के रिगार्डिंग में ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा एक वहाँ पे पेटिशन फाइल हुआ था। पेटिशन ये है कि कोई पर्सन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले पर्सन है, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो पर्सन है, समवन, ये कोई समवन है, एक्स पर्सन है, उनके द्वारा क्लेम किया गया कि जो पर्सन है, इनको यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो किया गया है, इनका यहाँ पे कन्वर्जन किया गया है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो कन्वर्ट होने वाला जो पर्सन है उसके आसपास के, उससे कोई इन्फ्लुएंस या उसकी जो ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्रीज है, उसके अंदर से जो बिलोंग करने वाले पर्सन या खुद वो पर्सन यहाँ पे आके बोले, उसके द्वारा पेटिशन फाइल की जाए कि मेरे अगेंस्ट में जो कन्वर्जन है, मेरा फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है, तो यहाँ पे जो केस है वो चलेगा। इस तरीके से केस नहीं चलेगा कि समवन एक्स पर्सन इज केम हियर एंड से कि इनके द्वारा जो है यहाँ पे इनका फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो फोर्सफुली कन्वर्जन है वो अलाउ नहीं है, फोर्सफुली जो कन्वर्जन है वो अलाउ नहीं है। आर्टिकल 25, जब भी आपको रिलीजियस राइट्स इन कन्वर्जन इन सब की बात आए तो आर्टिकल 25 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 25 स्टूडेंट्स क्या बोलता है कि राइट है आपको, क्या राइट है, प्रोफेस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का और प्रैक्टिस करने का। आपका रिलीजियस राइट्स है, आपका रिलीजियस राइट्स है कि आप यहाँ पे अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। बट फोर्सफुली अगर हम बात करें कन्वर्जन, फोर्सफुली किसी पर्सन का जो कन्वर्जन है वो नहीं कर सकते, या आर्टिकल 25 के अंदर नहीं मेंशन है फोर्सफुली कन्वर्जन के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शन भी हैं हमारे इन रिलीजियस राइट्स, जो हमको फंडामेंटल राइट का पार्ट है, आर्टिकल 25 to 28। कुछ एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर, एक्सेप्शन है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, कल भी किया था इनको। पब्लिक ऑर्डर है, अगर आपने पॉलिटी नहीं रीड की है तो जाके रीड कीजिए, जो बेसिक किताबें हैं ये। पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोरलिटी, मोरलिटी, और आप देखें कि 25 के अंदर एक है कि अदर पर्पज भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं 25 के अंदर। 26, 27 एंड 28 के अंदर ये तीनों एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरलिटी के परस्पेक्टिव से यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है इनके अगेंस्ट में अगर कहीं पे जाता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट, राजस्थान के अंदर में जो पंचायती राज इलेक्शंस हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यहाँ पे मोर स्ट्रेंथन करने के लिए लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को यहाँ पे कैरी आउट करने की बात की गई है। अब कुछ पंचायती राज से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे राजस्थान के रिगार्डिंग में, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो अपने कहीं ना कहीं। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर 1959 पहली बार इंडिया के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अब आप बोलो कि चोला एम्पायर के समय हुआ करता था, वो हमारा एंशियंट समय है, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस की हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 2 अक्टूबर 1959 के समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित नेहरू, राजस्थान के अंदर एक जिला है नागौर, नागौर के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका स्टार्ट किया गया। उसके बाद में अलग अलग तरीके की जो कमेटीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आई, कैसे इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए। फिर बाद में आप देखें कि लेटर फेज में डिमांड देखने के लिए मिलेगी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को।
तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो इनिशियल है वो है 2 अक्टूबर 1959, नागौर के अंदर ये स्टार्ट किया गया था। राजस्थान के अंदर है नागौर, एक डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे जो एनिमल्स के फेयर वेयर भी लगते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे जो 3 टायर इलेक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दे दिया गया। उसके देने के साथ ही एक चेंज आपने ज़रूर रीड किया होगा, जो हमारा चेंज है उसके रिगार्डिंग में, हमारे इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में। इलेक्शन कमीशन पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, फिर वोटिंग राइट कब डिक्रीज किए गए, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू हमारा वोटिंग राइट कितना कर दिया गया, 18 ईयर, 21 साल पहले हुआ करता था, बाद में 18 साल कर दिया गया कि 18 साल का आप वोटिंग है वो कर सकते हो। उसके बाद में उसको 3 मेंबर बना दिया गया था, फिर उसको फिर से रिड्यूस कर दिया गया, पर जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आया तो उसको फिर से मल्टी मेंबर बॉडी है वो बनाया गया था, इलेक्शन कमीशन को। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक और पता होना चाहिए आपको, जो 24 जो हमारा अप्रैल का जो दिन है, 24 अप्रैल जो आती है उसको पंचायती राज डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेघालय के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर सोशल ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट है। सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट मेघालय लाने वाला फर्स्ट स्टेट था। राजस्थान के अंदर क्या है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में एक डेवलपमेंट 2015 में हुआ था। वो डेवलपमेंट क्या था स्टूडेंट्स, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर दी गई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया तो उसकी वजह से आप देखिए, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसके अंदर एक काफ़ी फेमस वुमेन सरपंच है राजस्थान के अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक काफ़ी ज़्यादा फेमस सरपंच हुआ करती थी। नाम है नौरतीबाई, नाम है नौरतीबाई। नौरतीबाई एजुकेटेड नहीं है, बट इन्होंने अपने गांव के अंदर में काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ मिलके, जब ये सरपंच हैं तो उस समय में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे, कि जैसे वाटर शेड का डेवलपमेंट करना, गांव के अंदर पॉन्ड्स का डेवलपमेंट करना, रोड, इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आने वाले समय के ड्रोट की जो कंडीशंस है उसको डील किया जा सके। तो नौरतीबाई के द्वारा ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आप कोट कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स के अंदर में, कभी ना कभी कोई आंसर आए। तो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये यहाँ पे एक नुकसान हुआ। फिर उसके बाद में देखिए कि राजस्थान के बाद में हरियाणा के अंदर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया था, और हरियाणा के अंदर जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया तो एक केस वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। केस का नाम है राजबाला केस, और राजबाला केस के अंदर जो राइट टू वोट है उसके पावर की बात हुई थी। और उसी केस के रिगार्डिंग में 2017 के अंदर, 2017 का जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ, 2017 में जब हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ, यूपीएससी प्रीलिम्स का, सिविल सर्विस का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या क्या राइट है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था इन द 2017 के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कुछ फेमस पर्सनैलिटी भी है राजस्थान के अंदर में रिगार्डिंग दिस सरपंच कॉन्सेप्ट, जिन्होंने गांव के अंदर काफ़ी सारा वर्क किया है। जैसे कि एक वहाँ पे फेमस नौरतीबाई के बारे में हमने डिस्कस किया, एक है छवि राजावत, एक है छवि राजावत। आप भी अपने एरिया से, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ के जो सरपंच हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो तो उसके बारे में रीड ज़रूर से करना, गूगल करना, रीड करना। कोई मिले तो फिर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे गुजरात में काफ़ी फेमस सरपंच हैं, वुमेन सरपंच, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क किया गया। राजस्थान के अंदर ही एक झुंझुनू नाम का डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू के अंदर बेसिकली एक सरपंच है नीरू यादव, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है रिगार्डिंग द जो गर्ल्स की एजुकेशन के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, उन सबको हमने डिस्कस किया। कोई एक्स्ट्रा जो एग्जांपल्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी के हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कोट किया गया कि इतना पैसा है हमने जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के थ्रू यहाँ पे रिकवर किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए इस एक्ट के बारे में कि 2018 के अंदर 2018 के समय ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन है? सपोज कीजिए आपके पास
10 करोड़ का आपके यहाँ पे डेप्थ हो गया है, आपके कर्जा हो गया है, आप अगर देश छोड़ के भाग जाते हो या कुछ होता है तो क्या आपके ऊपर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अप्लाई होगा? नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपको किसी दूसरे एक्ट्स के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आपके लिए अप्लाई नहीं है। 2018 का जो एक्ट बोलता है वो बोलता है कि मिनिमम 100 करोड़ का आपने कोई ना कोई गबन, कोई ना कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो, कोई भी इकोनॉमिक, और अगर आप यहाँ देश भगोड़ा जो घोषित करते हैं, आप यहाँ से भाग गए हो, तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको रिकवर कर सकते हैं। 18 का ये एक्ट बोलता है। नेक्स्ट इज अबाउट द पंडारपुर टेम्पल एक्ट के बारे में है। हमको पंडारपुर के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट सपोज कीजिए ये है हमारा महाराष्ट्र। सपोज की सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलत थोड़ा हो गया, इसको दोबारा से करते हैं। सपोज कीजिए ये है हमारा महाराष्ट्र। अब ये जो रीजन है ये रीजन है बेसिकली सोलापुर का रीजन, और यहीं पे है सिचुएटेड पंडारपुर। यहीं पे सिचुएटेड है पंडारपुर। पंडारपुर क्या है? पंडारपुर के अंदर एक टेम्पल है, विट्ठल भगवान का टेम्पल है, डेट बिलोंग्स टू भगवान श्री कृष्ण एंड रुक्मणी। वहाँ पे एक यात्रा भी निकाली जाती है, वारी वरकारी। वारी वरकारी जो यात्रा है, एक रिलीजियस यात्रा है जो पंडारपुर के एरिया के अंदर, इस टेम्पल के अंदर आषाढ़ का जो महीना आता है, आषाढ़ का जो महीना आएगा उस समय निकाली जाती है, एकादशी के दिन में। तो स्टूडेंट्स, वारी वरकारी से रिलेटेड 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। वारी वरकारी किससे रिलेटेड है? क्या संताल से रिलेटेड है क्या वारी वरकारी? तो संताल से रिलेटेड है ही नहीं, संताल यहाँ पे नहीं मिलते हैं। संताल जो ट्राइब है, वारी वरकारी एक बेसिकली एक रिलीजियस यहाँ पे यात्रा है जो निकाली जाती है पंडारपुर के इस विट्ठल स्वामी टेम्पल के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण या लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी वारी वरकारी से रिलेटेड हैं काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं। एक नाथ हैं जो हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जो तुकाराम हैं, संत तुकाराम जो हैं वो भी यहाँ पे इसी वारी वरकारी से रिलेटेड इन्फ्लुएंस है, उनका एसोसिएशन है जो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यहाँ पे वेमनाड के बारे में। वेमनाड आपको पता होगा हमारी रामसर साइट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे ये है। और आप देखिए कि वेमनाड जैसे अगर केरल इस तरीके से है, तो वेमनाड का जो लेंथ है, जो लेंदी एक रामसर साइट है, सुंदरवन के बाद में काफ़ी ज़्यादा लेंदी ये रामसर साइट है। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट, केरल का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रामसर साइट है, लार्जेस्ट एरिया ये कवर करता है। और इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक का इसको पार्ट दिया गया है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक का जो है इसको टाइटल दिया गया है वेमनाड को। वेमनाड इस एक इन्वेजिव स्पीसीज है। ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है इसकी वजह से न्यूज़ के अंदर है कि ये जो इन्वेजिव स्पीसीज जो कॉलोनियल एरा के समय इंडिया के अंदर आई थी, और देखो बंगाल ने तो इस इन्वेजिव स्पीसीज का काफ़ी अच्छा यूज़ किया। बंगाल ने इसका यूज़ कर लिया वहाँ पे बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स को, या और भी जो अलग अलग तरीके के जो यूज़ हैं उसके अंदर में इनको काम में लिया है इस इन्वेजिव स्पीसीज का। अब ये इन्वेजिव स्पीसीज वेमनाड के अंदर आने की वजह से, वेमनाड जो अपने बैक वाटर की वजह से जानी जाती है, अपने बैक वाटर की वजह से, या जो कयाल फॉर्मेशन है, जो कयाल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है उसकी वजह से जानी जाती है। तो इस इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से यहाँ पे बोटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इवन काफ़ी सारे ऐसे जो मॉस्किटोज़ हैं उनका भी यहाँ पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में ये जो इन्वेजिव स्पीसीज का एरिया है वो डेवलप हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेमनाड के बारे में, जो कि अपने बैक वाटर के लिए जानी जाती है वेमनाड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ है इडुक्की डैम के बारे में। इडुक्की डैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ पे पेरियार नदी है, पेरियार नदी के वहाँ पे बना हुआ है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेमनाड से रिलेटेड एक दो इन्फॉर्मेशन और है। कोलम है, इन्वेजिव स्पीसीज है, पाम सेप का यहाँ पे जो पाम सेप है वो आपको देखने के लिए मिलेगी वेमनाड के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, इडुक्की डैम के बारे में यहाँ पे यही है कि पेरियार के अंदर है, पेरियार रिवर्स के थ्रू यहाँ पे जो डैम को पानी है वो रिसीव होता है, और केरल के अंदर ये सिचुएटेड है इडुक्की डैम। वहाँ पे किसी सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से न्यूज़ के अंदर में था, इसी वजह से हमने इसको डिस्कस किया है यहाँ पे पेरियार रिवर के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, एक मुल्ला पेरियार डैम और है वहाँ पे,
मुल्ला पेरियार डैम और है, एक मुल्ला पेरियार जो डैम है वो और है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द बांदीपुर। नेक्स्ट न्यूज़ है बांदीपुर के बारे में। बांदीपुर आपको पता होना चाहिए कि बांदीपुर है टाइगर रिजर्व। बांदीपुर है टाइगर रिजर्व। वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन को क्लियर करने की बात की गई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप क्लियर कीजिए। बांदीपुर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांदीपुर का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बांदीपुर, सपोज कीजिए बांदीपुर है सपोज कीजिए, बांदीपुर नेशनल बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। इसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि मधुमलई, सदर्न पार्ट के अंदर जो मधुमलई टाइगर रिजर्व है, मधुमलई जो टाइगर रिजर्व है, मधुमलई टाइगर रिजर्व वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इसका साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा काबिनी जो रिजर्वोयर है, नागरहोल जो पार्ट है, नागरहोल 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 को हमने डिस्कस किया दशहरा के रिगार्डिंग में रिसेंटली। इसके अलावा काबिनी जो रिजर्वोयर है, काबिनी जो रिजर्वोयर है, ये सब बेसिकली इसका पार्ट हैं, इसके पार्ट माने गए हैं बांदीपुर के इसके पार्ट माने गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसको 3 नदियां हैं जो निकलती हैं वहाँ से। नॉर्दर्न पार्ट से आपको देखने के लिए मिलेगी जो काबिनी नाम की नदी है, जो काबिनी रिजर्वोयर है वो उसका जो फ्लो है। अगर सदर्न पार्ट की बात करें तो मोयर नाम की एक नदी है, मोयर नाम की नदी है वो यहाँ से निकलती है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसके वहाँ से नुगु नाम की जो नदी है, नुगु रिवर फ्लो करती है। दिस इज ऑल अबाउट द बांदीपुर, जो कि टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है, एलिफेंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर में इलीगल कंस्ट्रक्शन को क्लियर करने के रिगार्डिंग में ये डिस्कशन था। बाइडेन इंडिया के अंदर आएंगे। इंडिया में आने से पहले मोदी जी और बाइडेन मिलेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ट्रेड के इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पे डील किया जाएगा। डिफेंस के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनकी भी बात की जाएगी। इंडिया और यूएस ने जो जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग जेट इंजन्स के बारे में बात किया था तो उसके प्रोविजंस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो हमने आईसीईटी जो वहाँ पे डेवलप किया है, आईसीईटी बेसिकली इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि कैसे इसको इनिशिएशन के अंदर लाया जाए। और स्टूडेंट डब्ल्यूटीओ के अंदर यूएस के द्वारा जितने भी केसेस इंडिया के अगेंस्ट थे उन सभी को ड्रॉप किया गया है, सभी केसेस ड्रॉप कर दिए। इंडिया ने भी जो टैरिफ ड्यूटी लगाया था यूएस के अगेंस्ट में, जो टैरिफ ड्यूटी लगाया था उसको यहाँ पे रिड्यूस किया है रिसेंटली। जो काफ़ी सारे जो हमारे गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ ड्यूटी को रिड्यूस किया है। बट अगर हम बात करें कि इंडिया को जो जीएसपी का जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था क्या वो यहाँ पे रिन्यू होगा, जिसको कि 2019 के समय रिवोक कर दिया गया था, तो स्टूडेंट्स वो मुश्किल चांस है कि उसको रिन्यू किया जाए। इसके अलावा इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है जो एलएसी के थ्रू जो यहाँ पे चाइना के द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो रिलीज हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो क्वेड के जो कंट्रीज हैं उन सभी को रिपब्लिक डे के ऊपर जो हमारी 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड होता है उसके अंदर भी इनको इनवाइट करने का इनविटेशन है। उसके अंदर कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस समय में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे कुछ सेशंस का पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे रीजन ये है कि जापान के अंदर भी उस समय में जो पार्लियामेंट का मीटिंग होता है, इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कि क्वेड के समय जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड के समय क्वेड के जो चारों मेंबर्स हैं वो आए इंडिया के अंदर में। अगर आते हैं तो इंडिया का एक सौभाग्य होगा, चारों लोग अगर आते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं शेख हसीना, वो इंडिया के अंदर इस मीटिंग के अंदर एक स्पेशल इन्वाइटी के रूप में आई हैं। बांग्लादेश अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर इस वजह से भी है स्टूडेंट्स कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, और हो सकता है कि लास्ट मीटिंग है, इसके बाद में वहाँ पे दिसंबर तक इलेक्शंस का जो समय है वो रहेगा। तो उस इलेक्शंस के अंदर में बाहर की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, बाहर की पॉलिटिकल पावर्स लाइक द यूएसए, रसिया, इनके द्वारा इलेक्शंस के अंदर इंटरवेन ना किया जाए। तो इसी वजह से शेख हसीना बेसिकली इंडिया का जो साइलेंस है इस इलेक्शंस के अंदर इंटरवेंशन के रिगार्डिंग में,
इस वजह से यहाँ पे जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगी शेख हसीना जी के द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो महात्मा गांधी जी का जो हमारा जगह है राजघाट, वहाँ पे भी ये जाएंगे, वहाँ पे भी जो उनको बेसिकली जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करेंगे। पीस के हमारे जो मेन एक इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं पीस को प्रमोट करने, नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में। बांग्लादेश के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के जो एनवोई हैं, इवन हमारा जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन, वो भी वहाँ पे विजिट करने वाले हैं रिसेंटली। तो काफ़ी ज़्यादा हाई डेलीगेशंस का विजिट है बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली अभी अभी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बांग्लादेश न्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपको एक बात और पता होनी चाहिए, 2015 के समय हमारा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो हमने बांग्लादेश के साथ में साइन किया था, उसके अंदर हमारे कुछ एनक्लेव्स हैं, एनक्लेव्स का एक्सचेंज किया गया था। ये हमारा जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी नाम का जो चैप्टर है पॉलिटी के अंदर, उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया है कि टेरिटोरियल एरिया को एक्सचेंज करने के रिगार्डिंग में अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। ये काफ़ी का ऐसे पॉइंट्स पे उसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, शेख हसीना जी जो हैं बेसिकली अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर में, वहाँ पे भी विजिट करने का इनका प्रोग्राम था, पर बाद में वो कैंसिल हुआ। उसके बिहाइंड के कुछ रीजंस हो सकते हैं कि वहाँ पे जो हाई डेलीगेशंस का विजिट होने की वजह से, जैसे कि उसके अंदर फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर विजिट करने वाले हैं, इस वजह से ये कैंसिल हुआ है, हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द डार्क पैटर्न के बारे में है कि सेंटर के द्वारा कहा गया कि जो डार्क पैटर्न है उसकी रिगार्डिंग में एक ड्राफ्ट है उसको तैयार किया गया है। ड्राफ्ट क्या है कि जो हमारी ई कॉमर्शियल साइट्स हैं, ई कॉमर्शियल साइट्स क्या करती हैं बेसिकली, आप देखिए कि अमेजन का, आप यहाँ पे अमेजन का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपका यहाँ पे मन है कि सब्सक्रिप्शन को मैं डिसब्सक्राइब करूँ, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करना है, सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो उस फेज़ को इतना डिफ़िकल्ट बना दिया जाएगा उनके द्वारा कि कंटिन्यूस यहाँ पे आपको इस डायलॉग बॉक्स में कुछ कीजिए, फिर आपको मेल आएगा, फिर आपका यहाँ पे मैसेज करना होगा। तो इस तरीके से उस सब्सक्रिप्शन को जो कैंसिल करने का जो प्रोसेस है उसको इतना मिसलीडिंग और इतना यहाँ पे कठिन, इतना हार्ड बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो पर्सन है उसका जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे उसको ना डिसब्सक्राइब ना करे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल केम अंडर द डार्क पैटर्न कि जैसे इंटरनेट इमर्ज हुआ है ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा, कैसे काफ़ी सारे ऐसे डार्क पैटर्न्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है बायर्स को मिसलीड करने के रिगार्डिंग में, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी के रिगार्डिंग में जो ड्राफ्ट है गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है, पब्लिक कमेंट के लिए रखा गया है प्रेजेंट समय में, कि ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर में यहाँ पे जो डार्क पैटर्न, जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, उनको रिड्यूस किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इथोपिया के बारे में है। इथोपिया की कैपिटल कौन सी है? एडिस अबाबा। और ये किसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स? हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का ये हेडक्वार्टर है, जो कि 1963 के समय आया एज ए यूनिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज के रूप में, और 99 के समय इसको बना दिया गया अफ्रीकन यूनियन। तो वहाँ पे एक रीजन है टिग्रे, ये जो तिग्रे रीजन है यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ थी। आपको रीजन का नाम पता होना, तो तिग्रे इथोपिया के अंदर है। इथोपिया स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसी का भी ये पार्ट है। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका है, सीड है। सोमालिया है, इथोपिया है, इटिका है, जिबूती है। जिबूती भी है। जिबूती किस वजह से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? जिबूती एक तो पायरेसी के रिगार्डिंग में वहाँ पे कोड ऑफ पायरेसी के अगेंस्ट में कोड लाया गया था कि पायरेसी को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जिबूती के अंदर चाइना का एक बेस भी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चाइना ने अपना एक आउटपोस्ट जो मिलिट्री बेस है उसको डेवलप किया है जिबूती के अंदर। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द म्यांमार। वहाँ पे यूएन के जो चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो जनता रूल्ड म्यांमार है प्रेजेंट समय में, उसके द्वारा वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे गलत प्रैक्टिस हैं वो किए गए हैं। जब यहाँ आर्मी के द्वारा कूप किया गया तो कहा गया था कि 5 पॉइंट पीस प्लान है उसको लेके आएंगे, बट अभी 2 साल होने को आए, बट यहाँ पे कोई प्लान है वो नहीं आया है।
वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे आन सान सू की, उनको यहाँ पे नज़रबंद किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हाउस अरेस्ट है, क्रैकडाउन है कंप्लीटली अगेंस्ट द डिसेंट के वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यांमार। म्यांमार ऑलरेडी भी न्यूज़ के अंदर में था रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से, जो रोहिंग्या क्राइसिस है उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर में था। और आन सान सू की उस समय जब पावर के अंदर रहते हुए भी उन्होंने रोहिंग्या क्राइसिस के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला था। ये भी एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस इमेज फ्रॉम आदित्य मिशन। आदित्य मिशन के द्वारा इस इमेज को सेंड किया गया है। ये हमारा मून है, काफ़ी टीनी टाइप का, ये हमारा अर्थ है और आदित्य मिशन के द्वारा इस इमेज को लिया गया है। आदित्य मिशन हमारा सन के लिए है, L1 पॉइंट के लिए जाएगा। L1 पॉइंट स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये अर्थ है, ये सपोज कीजिए हमारा सन है। L1 पॉइंट अगर हम डिस्टेंस के पर्पज से बात करें तो डिस्टेंस के पर्पज से यहाँ पे है डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो L1 पॉइंट है वो ओनली 1% डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ को कवर करता है। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 1% को ही कवर करता है। एक यहाँ पे एक मिशन था पार्कर मिशन। पार्कर मिशन पार्कर मिशन लॉन्च किया गया था। पार्कर मिशन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आगे गया है। हमारा L1 डिस्टेंस के ऊपर हम इसको रखेंगे। हेलो वहाँ पे उसको रखा गया है जिसके थ्रू जो कोई भी एक्लिप्स की सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सन ऑब्जर्व ना हो, उसमें कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व करेगा। 7 पेलोड्स हैं यहाँ पे। अर्थ के चारों तरफ इसने राउंड किया है जिससे कि अच्छी वेलोसिटी है उसको ये गेन करे। C57 नाम का जो PSLV C57 है उससे हमने इसको लॉन्च किया है आदित्य मिशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द आदित्य मिशन। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इकोनॉमी का न्यूज़ है, जैसे डार्क पैटर्न हमारा इकोनॉमी का न्यूज़ था ई कॉमर्स साइट्स के रिगार्डिंग में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पोटेंशियल मानना है गवर्नमेंट के द्वारा कि 9 मिलियन जो जॉब्स हैं वो इसके द्वारा क्रिएट की जा सकती हैं और 2030 तक इंडिया एक हाउस के रूप में डेवलप हो सकता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्कीम है संपदा स्कीम। संपदा स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो फूड सेक्टर के रिगार्डिंग में ही है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो लिंकेज हैं, जो बैकवर्ड प्लस में जो फॉरवर्ड लिंकेज हैं उसके लिए उसको डेवलप किया गया था। हमारे जो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हैं, जो मेगा फूड पार्क हैं, उनको डेवलप किया जा सके, फूड प्रोसेसिंग को डेवलप किया जा सके हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन काफ़ी है बट प्रोसेस फूड का जो एरिया है उसके अंदर हमारा जो डोमिनेशन है वो काफ़ी कम है। उसमें इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में ये जो फूड पार्क हैं, अलग अलग तरीके के जो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है इसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द प्रेसिडेंट के द्वारा जो G20 के समय एक डिनर किया जाएगा, उसके अंदर हमारे इंडिया के जो एंशियंट जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो म्यूजिक के लिए यूज़ किए जाते थे उनको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिसमें सुरबहार है। सुरबहार के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा जलता रंग है, रुद्र वीणा है। तो इस तरीके के जो एंशियंट इंडियन मोन्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा इसके अंदर में। संगीत नाटक अकेडमी जो हमारा है, संगीत नाटक अकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो है, तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। जो 26 फोक हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में, वो भी यहाँ पे जो मेंबर्स जो गेस्ट आएंगे उनको दिखाया जाएगा G20 के। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द क्रोकोडाइल के बारे में है स्टूडेंट्स। क्रोकोडाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भीतरकनिका नाम की जो एरिया है, भीतरकनिका के एरिया के अंदर जो क्रोकोडाइल्स के जो अटैक हैं वो इंक्रीज हुए हैं। उसी न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया गया था, इस यहाँ पे क्रोकोडाइल अटैक को। हम बात करें यहाँ पे, एक तो राजा परबा फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया गया। राजा परबा फेस्टिवल हमारे जो उड़ीसा है उसके अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी जो माँ अर्थ है, जो पृथ्वी माँ है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके रूप में राजा परबा फेस्टिवल है वो मनाया जाता है और जिसके अंदर 3 दिन तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? ये उड़ीसा के अंदर ही किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, कल्चर का ये पार्ट है। काफ़ी बार ये मई जून के मंथ के अंदर न्यूज़ के अंदर होता है ये राजा परबा फेस्टिवल। तो उसको मेंशन किया गया था कि कोई महिला है राजा परबा फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, अपने बच्चे को नहलाने के लिए जो नदी के अंदर लेके जाती हैं और नदी के अंदर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर है वो काफ़ी कम दूरी पे फ्लो करती थी घर से, अराउंड 100 मीटर के आसपास। वहाँ पे लेके गए, बच्चे को नहला रहे थे, तो उसी समय में जो क्रोकोडाइल का अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो पिछले कुछ अगर हम बात करें 2-3 महीनों के अंदर में
6-7 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है क्रोकोडाइल अटैक की वजह से भितरकनिका के आसपास के रीजन के अंदर में। अब आपको यहाँ पे एक पता होना चाहिए कि ब्रह्माणी जो रिवर है, ब्रह्माणी एक रिवर है वहाँ पे, जो उड़ीसा की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, वो उस भितरकनिका नेशनल पार्क, जो भितरकनिका भितरकनिका नेशनल पार्क के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि सपोज कीजिए आपको यहाँ पे गुजरात से उड़ीसा के लिए जाना है, तो यहाँ पे किस तरीके का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आएंगी। देखिए यहाँ पे सेमी ड्राई कंडीशन है गुजरात के अंदर में, और यहाँ पे जो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मैंग्रोव्स, जो मैंग्रोव्स की जो कंडीशंस है वो। ये ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद CDS के पेपर में या जियो साइंटिस्ट का पेपर है UPSC का, लास्ट 1 ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है वहाँ पे है भितरकनिका नेशनल पार्क, और वो मैंग्रोव्स का एक साइट है। वहाँ पे आपको जो ब्रह्माणी है, बैतराणी है, ये रिवर्स देखने के लिए मिलती हैं। और इसी नेशनल पार्क के यहाँ पे जो ब्रह्माणी बैतराणी का कन्फ्लुएंस होने की वजह से जो फ्लोरा एंड फ्यूना के डेवलपमेंट के लिए, क्रोकोडाइल्स के रहने के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, वो डेवलप हुआ है। लार्जेस्ट हैबिटेशन ये एस्चुरीज है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, जो हमारा सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, उसके लिए लार्जेस्ट ये एक हैबिटेशन सेंटर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में, तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो थ्रीटन्ड है, IUCN स्टेटस है वो थ्रीटन्ड है इसका सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का। 1976 के समय काफ़ी कम इनकी संख्या हुआ करती थी, अराउंड 100 के आसपास। फिर इनकी जो पॉपुलेशन को बढ़ाने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, और प्रेजेंट में 1400 के आसपास इन सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल की जो संख्या है। लार्जेस्ट क्रोकोडाइल है वर्ल्ड के अंदर में 20 फीट के आसपास, 20 फीट के आसपास इसका जो आपको हाइट लेंथ देखने के लिए मिलता है। 100 kg के आसपास, 100 kg के आसपास इनका वजन है। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से नियर में ये सिचुएटेड है। फ्लोरा एंड फ्यूना का यूनिक वर्ल्ड के रूप में इसको जाना गया है। स्टूडेंट्स, मानसून का जब समय होता है उस समय में भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। उसके बिहाइंड के रीजन ये है कि जब मानसून के समय में जो रिवर्स है, रिवर्स के अंदर क्या आएगा, फ्लड, रिवर्स के अंदर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये जो क्रोकोडाइल्स हैं, छोटी छोटी जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर ये चले जाएंगे, और यहीं पे जो गांव के लोग हैं इन वाटर बॉडीज के आसपास विजिट करेंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से, वाटर का अवेलेबिलिटी या और किसी का अवेलेबिलिटी किसी रीजन की वजह से, और उनका यहाँ पे डेथ हो जाता है, उसको इनके द्वारा शिकार बना लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोकोडाइल के जो अटैक हैं, जो भितरकनिका नेशनल पार्क, ब्रह्माणी एंड बैतराणी रिवर का जो कन्फ्लुएंस का जो रीजन है उसके अंदर इंक्रीज हुए हैं। मानसून के समय में वहाँ पे जो बोटिंग है वो प्रोहिबिटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।